हेलो दोस्तों, मैं वैद्य अनुपमा पात्र आज पुनः इस YouTube चैनल पे आप सभी को हृदय से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे विचार करने जा रही हूँ। थोड़ा सा समय निकालकर इसको अवश्य देखिएगा। आज का विषय है व्हाई सुश्रुत। हम ज़्यादातर चरक संहिता को प्राधान्य देते आए हैं। मैं आज इसको सिद्ध करने जा रही हूँ कि हमें चरक संहिता से ज़्यादा आज के समय में सुश्रुत को एम्फेसिस देने की आवश्यकता है, जिसको हम नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं। उसको सिद्ध करने के लिए मैं कुछ संदर्भ देने जा रही हूँ। भले ही हमारे चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता दोनों ही आप्त ज्ञान है, उनका ओरिजिन सीधे सीधे ब्रह्मा भगवान से जुड़ी हुई है, फिर भी आज के संदर्भ में किसका ज़्यादा महत्व है इसके बारे में मैं विचार करने जा रही हूँ और मेरा उत्तर है सुश्रुत संहिता। आज का विषय है व्हाई सुश्रुत फास्ट। हम अवतरण की बात करें तो चरक संहिता की अवतरण के बारे में कहा गया है, तो उसमें कहा गया है विघ्नभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तपोपवासा अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। मतलब तपस्या, उपवास, अध्ययन तथा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए भी जब बीमारी होने लगी, जो कि मनुष्य की मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, उसको प्राप्त करने में बाधा प्राप्त हुई इवन मुनि ऋषियों को भी, तभी उन्होंने सब विचार किया इसका समाधान कहाँ से लाया जाए, कैसे बीमारी से बचा जाए। तभी उनको ये पता चला था। इतिहास में हमारे बन्नी थे कैसे आयुर्वेद अवतरण हुआ, हम ये जानते हैं। फिर आयुर्वेद के जो प्रयोजन कहा गया है चरक संहिता के हिसाब से, प्रयोजनं च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनं च। यहाँ देखें तो पहला प्राधान्य दिया गया है स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ रक्षा करना, क्योंकि उस समय में ये सब तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य वगैरह पालन करने के कारण इतना ज़्यादा बीमारी नहीं होती थी। स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा थे, बीमारी कम था। इसीलिए पहले प्राधान्य दिया गया है जो स्वस्थ हैं उनको स्वस्थ कैसे रखा जाए, अगर बीमारी हो जाए तो उसका चिकित्सा किया जाए। पर हम सुश्रुत संहिता के हिसाब से देखें तो आयुर्वेद का प्रयोजन है यह खल्वायुर्वेद प्रयोजनम व्याधिपसृष्टानां व्याधि परिमक्ष्य स्वास्थ्य रक्षणम च। मतलब व्याधि को पहले प्राधान्य दिया गया है। अगर व्याधि से ग्रसित है उसका पहले इलाज किया जाए, उसके बाद स्वस्थ अवस्था को रिटर्न करने के बाद उसको कैसे मेंटेन किया जाए, स्वस्थ की रक्षा किया जाए। तो ये दोनों को हम अगर विचार करते हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं आज के टाइम में क्या ज़्यादा आवश्यक है। आज हम कोई भी स्वस्थ नहीं है। हमारी आयुर्वेद के हिसाब से जो स्वस्थ की डेफिनेशन देखा जाए सुश्रुत संहिता के हिसाब से, तो हम कोई भी स्वस्थ नहीं है। रोग से तो निजात पा जाते हैं, पर प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन ये हमारे किसी में नहीं है, ये सच्चाई है। तो इसीलिए पहले हमारी व्याधि को ठीक करना है। पर यह बड़ा दुख की बात है कि आज जो BMS के सिलेबस में सुश्रुत संहिता सीधे सीधे नहीं है। आज बहुत ही विद्वान सुश्रुत संहिता के बारे में पूरा पढ़ा ही नहीं है। बस एंट्रेंस देते वक्त हमें रटना होता है तो इसीलिए उसको रट लेते हैं, पर सुश्रुत संहिता का प्राधान्य आज तक नहीं आया है। और उसके पीछे कारण मैं बताना चाह रही हूँ। आचार्य बागभट्ट ने अपने संहिता में स्पष्टतः लिखा है, अगर आप सुश्रुत संहिता पढ़ोगे तो सर्जरी के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते, जो कि पूरा गलत है। सुश्रुत में सर्जरी के साथ साथ पूरा संपूर्ण अष्टांग का वर्णन हुआ है, और जो कि बहुत ही सरल उपाय में वर्णन हुआ है। आज मैं दावे के साथ कहती हूँ आयुर्वेद में कोविड-19 का पूरा इलाज है, उसका इमरजेंसी भी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। यह केवल और केवल मात्र सुश्रुत संहिता के दम पे मैं बोल रही हूँ। हमारे सबके दिमाग में ये घुसाया गया है कि चरकेतु चिकित्सिते, जो ललिम्बराज ने बताया है, मतलब चिकित्सा के लिए सबसे श्रेष्ठ है हमारी चरक संहिता। इसीलिए हमारे दिमाग में वही जाता है, हम चिकित्सा के लिए चरक संहिता ही पढ़ते हैं। मैंने प्रयास किया एक्टिवर को समझने के लिए चरक संहिता से, मुझे कुछ डिफ़िकल्टी लगी, उसको समझ नहीं पाया प्रॉपरली। फिर मैंने सुश्रुत संहिता का जब ढंग से पढ़ा तो उसमें मुझे समझ में आया कहाँ हमारी गलतियाँ छुपी हुई है, क्यों हम ज्वर का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, इतना विस्तृत वर्णन रहते हुए भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि चरक संहिता में गलत लिखा है, पर उसके पीछे क्या छुपी कारण है जिसके कारण हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग विचार का विषय है। पर एक संदर्भ रखना चाहती हूँ जो कि ये हेल्पफुल हो सकता है इस बात को समझने के लिए। जैसे हम जानते हैं चरक संहिता का मैक्सिमम पार्ट लुप्त हो गया था, जिसको कि आचार्य दृढ़बल ने पूरा किया है, और उन्होंने ये भी बताया है कि जो यहाँ पर नहीं है और कहीं नहीं है। ये संदर्भ को भी मैं गलत ठहराती हूँ, क्योंकि सीधा चरक संहिता में संदर्भ आया है कि शल्य शास्त्र संबंधी ज्ञान के लिए हमें शल्य तंत्र के जो विद्वान हैं उनसे रेफर करना पड़ेगा।
तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये संपूर्ण विद्या है चरक संहिता? कैसे कह सकते हैं चरक संहिता में जो नहीं है और कहीं नहीं है हमारे पास, जबकि सीधा सीधा प्रमाण है सुश्रुत संहिता, जो सर्जरी का पार्ट चरक संहिता में ज़्यादा है ही नहीं, जिसके लिए सुश्रुत ही है, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम की बात है, कैसे कैसे किस फॉर्म में आयुर्वेद हमारे पास इस रूप में आया है। तो हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन चरक संहिता में भी हुआ है, कुछ एडिशन हुआ है, जिसके कारण हम जो ज्वर की अध्याय को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। पर सुश्रुत संहिता में ऐसा नहीं हुआ है, कुछ पार्ट उसका छूटा नहीं है। जो कुछ लोग सोचते हैं कि उत्तर तंत्र को नागार्जुन ने लिखा है, वो गलत है बिल्कुल। सुश्रुत संहिता का दोनों ही पार्ट महर्षि सुश्रुत का लिखा हुआ है, जो कि सीधे सीधे वही भगवान ब्रह्मा का ज्ञान है। तो मेरे कहने का मतलब हमें मिसगाइड किया गया है, हमारे सही संहिता से हमें दूर रखा गया है, जिसके कारण हम अपने को संपूर्ण नहीं समझ पा रहे हैं। आज ज़्यादातर हमारे आयुर्वेद विद्वान बोलते हैं नो साइंस इज कंप्लीट, सो आयुर्वेद इज ऑल्सो नॉट ए कंप्लीट साइंस, देयर इज लिमिटेशंस इन एवरी साइंस। पर मैं ये बताना चाहती हूँ और हमेशा बता भी रही हूँ, देयर इज़ नो लिमिटेशंस इन आयुर्वेदिक साइंस। आयुर्वेद साइंस इज ए कंप्लीट मेडिकल साइंस। सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है, इट इज़ ए कंप्लीट लाइफ साइंस। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर किसी का भी संदेह है जिस कारण हम इसको लिमिटेशन के दायरे पे रख रहे हैं, वो मुझे सवाल कर सकते हैं। मैं हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे कोई सिद्ध कर दे कि आयुर्वेद कंप्लीट साइंस नहीं है। आज हम एनेस्थेसिया को लेकर बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि एनेस्थेसिया की रिगार्डिंग नॉलेज आयुर्वेद में है, सुश्रुत संहिता में दिया गया है, जिसको प्रॉपरली हमने समझ नहीं पाया। वो हमारे प्रैक्टिस में था, जो हमें कुछ इमेज मिलता है सर्जरी का, आयुर्वेद का, जबरदस्ती हाथ पैर को पकड़कर सर्जरी किया जा रहा है, वो भी हमारे आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए प्रयास किया गया है। वहाँ ज्ञान दिया गया है एनेस्थेसिया का, चाहे वो किसी भी फॉर्म में देते हों, वो अल्कोहल फॉर्म में दे रहे होंगे, क्योंकि अल्कोहल का इतना विस्तृत वर्णन है। कुछ एक जरूर डेवलप्ड फॉर्म होगा जिसको यूज करके जो वेदना का सहन नहीं कर सकते हैं उनका सर्जरी किया जाता होगा। बाकी हर चीज़ इमरजेंसी का वर्णन सुश्रुत में है। सिरावेद प्रोसेस जो है हमारा रक्तमक्षण का एक पार्ट है, जो कि इमरजेंसी में ज़्यादातर यूज होता है, बहुत सारे, वो हमारी डेवलप नहीं हो पाया है प्रॉपरली। तो मेरे कहने का मतलब आयुर्वेद इज ए कंप्लीट मेडिकल साइंस, हमें मिसगाइड किया गया है। इस बात की गंभीरता को हम समझें। हम इसको नहीं समझेंगे तो फिर अपनी आयुर्वेद की महानता को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब विश्वास करते हैं यही कि आयुर्वेद में भी लिमिटेशन है, इसमें इमरजेंसी नहीं है, इसमें सर्जरी पार्ट डेवलप नहीं हुआ है। ये गलत वहमियाँ हैं, ये सच्चाई नहीं है। आयुर्वेद की सच्चाई को ग्रहण करना पड़ेगा, भले ही हम इसको नहीं सोचे थे, आज समय आ गया है इस बारे में हम सोचें। तो सुश्रुत संहिता ही एक ऐसा ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है जो कि संपूर्ण है, जिसमें सर्जरी को भी जितना ध्यान दिया गया है, पूरे 8 ब्रांच को उतना ही ध्यान दिया गया है। अतः सिलेबस बनाने वाले CCIM के महानुभावों से मेरा आग्रह है, इस बात को संज्ञान लें। आयुर्वेद की महानता सुश्रुत संहिता में छुपी हुई है, उसको प्राधान्य दें। सुश्रुत संहिता को सिलेबस में सीधे सीधे इंक्लूड करें। जहाँ चरक संहिता पढ़ाया जा रहा है वहाँ सुश्रुत संहिता को साथ साथ लेकर हम चलें। हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को सुश्रुत संहिता एवं चरक संहिता के सूत्र स्थान को पढ़ाएं, ना कि एक कंपाइलेशन वर्क को पहले पढ़ाएं। जो बोला जाता है कि वाग्भट संहिता सरल है इसीलिए पढ़ाया जाता है, ये कहना युक्ति संगत नहीं है। वाग्भट संहिता को बल्कि मैं एक अति संक्षिप्त तंत्र दोष युक्त संहिता कहूँगी, तो जिसमें कि बहुत संक्षिप्त चीज़ें हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चों को दिमाग में उतना ज्ञान नहीं रहता है, इसीलिए उनको जो एक ऑप्टिमम फॉर्म में जो चाहिए था, जो एक उत्कृष्ट ग्रंथ का जो क्वालिटी होनी चाहिए, चरक संहिता सुश्रुत संहिता उस क्वालिटी संपन्न संहिता है। उनके ज्ञान को ही हम शुरुआत से बच्चों को पढ़ाएं। मैं तो आप लोगों की तुलना से बहुत कम हूँ, एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी करने वाली एक सिंपल वैद्य हूँ। आपके हाथ में बहुत कुछ है, आप चाहें तो आयुर्वेद को एक नया दिशा दे सकते हैं। आयुर्वेद को उसकी संपूर्ण ताकत के साथ सामने आने के लिए मेरी मदद कीजिए। जय आयुर्वेद।